Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. मैं अर्चना आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द टर्म ग्लोबल लिटरली मीन्स belonging to the globe, which means globe planet Earth. In the process of globalization, we consider Earth as a single unit. In other words, we can say global village. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट के रूप में मानते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री में कोई इन्वेंशन हुई है या कुछ नया किसी कंट्री ने कुछ डेवलप किया है, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरी कंट्री पर पड़ जाता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो हर कंट्री में जो इंटरनेट की सुविधा है वो बहुत अच्छे से है सबको। एक आम इंसान के पास भी इंटरनेट क्या होता है ये उसे पता है और उसे कैसे यूज़ करना है ये उसको पता है। तो अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई काम होता है तो बहुत जल्दी वो ग्लोबली हर जगह उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। और जब कोई इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलती है तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें फिर उस पर्टिकुलर पार्ट पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज के टाइम में हम ग्लोबलाइजेशन से बंधे हुए हैं, या कहें कि हम पूरी दुनिया एक यूनिट के रूप में आ गए हैं, सिंगल। अगर मान लीजिए इस वक्त अमेरिका कोई काम कर रहा है या उसने कोई मिसाइल लॉन्च की है तो बहुत जल्दी वर्ल्ड की हर कंट्री को पता लग जाएगा कि अमेरिका ने कोई अभी नई मिसाइल लॉन्च की है या उसने कुछ नया सैटेलाइट बनाया है या कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, because of globalization. ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो भी एक्सप्लेन्ड एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन को हम वर्ल्ड मार्केट के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक देश से दूसरे देश में फैल गई है। अब आप इंडिया का ही अगर एग्जांपल लें तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज खुल गई हैं, जैसे चाहे वो क्लोथ में हो चाहे वो फूड में हो। स्पेशली आप फूड में तो बहुत ज़्यादा देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के मोबाइल आपको एक ही दुकान पर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो मार्केट है हमारी वो वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गई है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके गांव में आपके शहर में जो फैक्ट्री है सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा, आप दुनिया की हर चीज़ अपनी लोकेलिटी में पा सकते हैं। In simple words, globalization means a free flow of goods, services, people, capital, and cultures across national borders. Globalization is a step to strengthen the world. अब अगर आप देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हर चीज़ का फ्री फ्लो हो रहा है, बिल्कुल स्मूथली हर चीज़ चलती है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे गुड्स हैं, पीपल है, कैपिटल है, कल्चर है, कुछ भी है, हर चीज़ मिक्स हो चुकी है एक दूसरे में। आज के टाइम में हम देखते हैं कि अब कोई बाउंडेशन नहीं रही है कि आपको अपनी कंट्री में जॉब करनी है, आप विदेशों में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं रहा कि बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपनी कंट्री में ही अपनी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, विदेश में जाकर भी वो अपना जो कैपिटल है यानी कि अपना पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आजकल अगर हम देखें तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया। अगर आप हमारे देश को ही देखें तो आप देखेंगे इंडिया में भी मतलब अब लोग ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न खाना खाते हैं, वेस्टर्न जॉब्स प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम करना प्रेफर करते हैं। तो जो हमारे एक जो नेशनल बाउंड्रीज़ होती हैं, जो नेशनल बॉर्डर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, या कहें कि हम विदेशों के टच में बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं न कहीं वर्ल्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है, वो कहीं न कहीं वर्ल्ड को ताकत दे रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। Globalization is a multi-dimensional concept. It is a political, economic and cultural manifestation. अब अगर हम आज के टाइम में देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हो गया। जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो वो ग्लोबलाइजेशन में हर फील्ड शामिल नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में हमारी ज़िंदगी का हर पहलू ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट में आता है। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो किसी भी एक कंट्री के डिसीजन का असर दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल पॉलिसीज़ पर या फॉरेन पॉलिसीज़ पर हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो हर कंट्री में आज के टाइम में मल्टीनेशनल कंपनीज स्थापित हो चुकी हैं। इसका मतलब ग्लोबली इकोनॉमिकली हम अगर देखें तो हम ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में हैं। और ऐसे अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारा जो कल्चर है वो भी आज के टाइम में वर्ल्ड लेवल पर मिक्स हो चुका है। लोग बाग आजकल जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनना या फिर उसके ऊपर टर्बन लगाना या कहीं की गमछा लटकाना बहुत पसंद करते हैं। ये आजकल का कल्चर हो गया है। तो जीन्स तो वेस्टर्न कल्चर है, जबकि उसका कुर्ता या गमछा या टर्बन हमारा इंडियन कल्चर है। तो जो हमारा कल्चर है वो भी आज के टाइम में ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, मिक्स हो चुका है।
टेक्नोलॉजी इज द मेन फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अनइवन। तो जो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हमने तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो हमें अनइवन देखने को मिलता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का असर बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं, हम उन्हें अनडेवलप्ड नहीं कहेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अभी उस प्रोसेस में हैं कि धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, वहाँ ग्लोबलाइजेशन का असर हमें या तो बहुत कम देखने को मिलता है या उसके कुछ हमें इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को नज़र आते हैं। क्योंकि जो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं या कहें कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी मार्केट के रूप में देखती हैं। वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वहाँ स्थापित करती है और वहाँ से प्रॉफिट कमाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। इट लेड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। Globalization not only reduced the activities of the state but also increased in some spheres. अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो कल्चर है वो यूनिफॉर्म हो गया है। हर कंट्री का कल्चर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हो गया है। हम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर के इम्पैक्ट में आ गए हैं और उसे फॉलो करने लगे हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो जो स्टेट का जो रोल है वो इसमें कहीं ना कहीं कम भी हो गया है और किसी किसी स्फेयर में वो बहुत बहुत बढ़ भी गया है। जैसे अगर किसी कंट्री में अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने साथ अपनी कंट्री के एक्सपीरियंसेस, अपनी कंट्री का कल्चर लेकर आती है, जिसकी वजह से कि जो स्टेट है जहाँ पर वो आई है, जो कंट्री है जहाँ पर वो मल्टीनेशनल कंपनी आई है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसको उसके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो रोल है स्टेट का या कहीं कि गवर्नमेंट का किसी न किसी स्फेयर में बढ़ गया है और कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से उसका जो काम है वो कम भी हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसके देश में रहने वाले लोगों को अब रोजगार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने कल्चर को संभाल के रखना है, इसलिए उसे उस मल्टीनेशनल कंपनी को इतनी भी आज़ादी नहीं देनी कि वो उनके जो उनका बेसिक है कल्चर या जो उनकी बेसिक रूट्स हैं उनको ख़त्म ना कर दे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो इकोनॉमी है वो एक देश से दूसरे देश में बहुत जल्दी बहुत आसानी से फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से कि ग्लोबलाइजेशन है आज के टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमें इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, जितना ज़्यादा हमें सोशल मीडिया की हेल्प मिल रही है, उतना ज़्यादा हम ग्लोबली एक दूसरे को जान पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक दूसरा कारण है ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने का, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं वो एक से दूसरे देश में आजकल बहुत ज़्यादा स्थापित होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा जाने लगी हैं और जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ रहा है क्योंकि हम एक दूसरे कंट्रीज़ के टच में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल जितने भी कॉरपोरेशंस हैं वो मिलकर आजकल के टाइम में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशंस। जितने भी, अगर हम एजुकेशन भी देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आजकल इंटरनेशनल हो गए हैं। हमारे इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, जहाँ पर कि फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं और वो पढ़ते हैं। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाके विदेशों में पढ़ के आते हैं, तो जिसकी वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, वो भी इंटरनेशनल हो गए हैं, ग्लोबलाइज हो गए हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस। आज के टाइम में जो देश हैं वो भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंड हो गए हैं। कई बार किसी कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत होती है, कई बार उन्हें पॉलिटिकल हेल्प की होती है ज़रूरत, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें एक ऐसे इंटरनेशनल मंच की ज़रूरत होती है जहाँ पर कि बैठकर वो अपने आपस के डिस्प्यूट सॉल्व कर सके। तो इसलिए कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर या कहीं की दुनिया पर या हमारी कंट्री पर हुआ है, जो हम देख लेते हैं एक बार। ग्लोबलाइजेशन मेक एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में कि जो ग्लोबलाइजेशन है
उसका इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर असर हुआ है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल लाइफ हो उसकी। हमारा कल्चर भी आज के टाइम में, जैसे मैंने बताया है कि हमारा जो कल्चर है वो भी मल्टीनेशनल हो चुका है। हम पर जो हमारी इकोनॉमी है वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से चेंज हो चुकी है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो भी बदल जाती हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी सोशल लाइफ है वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि हम आज के टाइम में इंटरनेट के ज़रिए या कहें कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक ग्लोबल लाइफ जी रहे हैं। It also changed the activities of the state. Now states have to make such policies so that it keep pace with changing trends, fast changing technologies, changing necessities of life, etc. तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो स्टेट की एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो स्टेट है उसे अपनी पॉलिसीज़ पीसफुल रखनी पड़ती हैं। ये देखना पड़ता है कि वो उनके साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कोप अप कर सके। जो उनके अपने पीपल हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए ऐसा कोई भी डिसीज़न ना ले, ऐसी कोई भी पॉलिसीज़ ना बनाए कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें फिर आगे जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जवाब देना पड़े। तो जिसकी वजह से जो हमारी जो स्टेट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी हमने देखे ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट, और अब हम कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में हैं। तो सबसे पहले है, ग्लोबलाइजेशन इज अ कंपल्सरी प्रोसेस फॉर द इंटरनेशनल प्रोग्रेस। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट टू ज्वाइन दिस पॉलिसी। तो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही कंपल्सरी प्रोसेस है। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोग्रेस चाहिए, अगर हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं, उसकी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो हमें ग्लोबलाइजेशन में शामिल होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस में शामिल होने के अलावा, क्योंकि वो चाहें या ना चाहें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट उनकी कंट्री पर आएगा ही। इसलिए वो इस प्रोसेस से अलग नहीं रह सकती। अगर वो अपने देश की तरक्की चाहती हैं तो उन्हें इस प्रोसेस में शामिल होना ही पड़ेगा। By globalization, the mobility of capital is increased. This policy is in primary stage. When it becomes a global process, then it will help in development. तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें जो मनी है, जो इनकम है, जो कैपिटल है, उसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अभी जो ये प्रोसेस है ये भी अपनी प्राइमरी स्टेज पर है, और जैसे जैसे इसमें प्रोसेस में तरक्की होगी वैसे वैसे पूरी ग्लोबलाइजेशन में या कहें कि पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। इट्स परमानेंसी कैन लेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसकी जो परमानेंसी है उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ गए हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्लोबलाइजेशन के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे देशों की हेल्प करता है, उन्हें कर्ज देता है ताकि वो अपने देश की तरक्की कर सके। अपने देश में अगर वो कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो उसे ला सकें और अपने देश को वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्रेस दे सकें। इफ दिस पॉलिसी इज कंट्रोल्ड impartially, then it will be a profitable policy. The position of technology is not good enough but can get profit from the developed technology by the process of globalization. तो जो ये पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन की, अगर इसे इम्पार्शली कंट्रोल किया जाए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल पॉलिसी है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारे देशों को फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत प्रॉफिट दे सकती है। अगर जो वो टेक्नोलॉजी है अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथों में ना रहकर डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी हेल्प करे, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के हाथों में भी वो टेक्नोलॉजी आ जाए और वो भी उससे अपना देश का फ़ायदा कर सके, तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पॉलिसी है। Globalization encourages the social mobility because it gives rise to the worldwide information which has joined every class of society. अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो सोशल मोबिलिटी की वजह से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड हो गई है। बहुत जल्दी एक इन्फॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाती है। सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम जो भी सर्च करते हैं हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी आज के टाइम में ले सकते हैं। तो इसकी वजह से यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। Possibility of employment in multinational companies have increased. Ideas like liberalism have become popular. Communist China is also influenced by the process of liberalism.
तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज अब देख रहे हैं हम, हर देश में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, साथ ही साथ जो एक आइडिया है लिबरलिज्म का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब चाइना जैसा देश भी जो बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट कंट्री था, उन्होंने भी अपने लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए हैं दूसरे देशों के लिए। तो उन्होंने भी ओपन डोर पॉलिसी अपना ली है, तो जिसकी वजह से जो एक थॉट था लिबरलिज्म का, वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है पूरी दुनिया में। अभी हमने देखे थे आर्ग्यूमेंट्स ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, अब हम देखते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। ग्लोबलाइजेशन इज सपोर्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे नीड अ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मल्टीनेशनल कंपनीज आर इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जितनी भी जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वो पॉलिसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा अपनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो प्रोडक्शन है उसके लिए उन्हें मार्केट चाहिए, क्योंकि उनके पास सरप्लस हो गया है प्रोडक्ट, इसलिए उन्हें मार्केट चाहिए जहाँ पर वो सेल आउट कर सके अपने सामान को। इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती ये पॉलिसी, कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर लादी हुई है। साथ ही साथ जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज लागू करने की कोशिश करती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती हैं। दिस पॉलिसी हैज एनकरेज्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विच हैज इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो ये पॉलिसी है, ये माना जाता है इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी फैला रही है, बढ़ा रही है उसको, क्योंकि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए किसी डेवलपिंग कंट्रीज में कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, तो उसे इस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए जो अपने काम में परफेक्ट हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर ऐसी होती है जो कि परफेक्ट नहीं होती, जो पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो ऐसे में इकोनॉमिक एक इनइक्वालिटी फैल जाती है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके पास तो पैसा है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर, वो उस कंपनी में काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। Critic advocated that this policy is foreseeable but not acceptable. Critics also advocated that this policy weakened the democratic setup. तो जो इस पॉलिसी के क्रिटिक्स हैं, उनका मानना है कि जो ये पॉलिसी है, ये ज़बरदस्ती लादी हुई पॉलिसी है, जबकि इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती इन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। या तो वो इस धारा के साथ अपने आप को बहने दे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो बाकी देशों से पिछड़ जाएंगी, इसलिए ज़बरदस्ती उन्हें इन पॉलिसीज़ को अपने यहाँ लागू करना पड़ता है। इसी तरह क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि ये पॉलिसीज़ जो डेमोक्रेसी है उसको वीक करती हैं, यानी उसको कमज़ोर करती हैं, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी के रूल्स हैं वो हमें एक आज़ादी देते हैं अपना काम अपने हिसाब से करने की, हमें एक फ्रीडम देते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाहे कोई कंट्री चाहे या ना चाहे, उसको इस धारा में बहना पड़ेगा, नहीं तो वो बाकी जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का कल्चर है उसमें पिछड़ जाएंगी। Deduction in subsidies etc. by the government has indirectly hit the poor category. Globalization created a cultural crisis. तो जो डिडक्शन है सब्सिडीज़ में, वो भी जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वो भी गरीब कैटेगरी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मार से कम नहीं है। इसी तरह जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से कल्चरल क्राइसिस भी आ गए हैं, सारे कल्चर आपस में मिक्स हो गए हैं, किसी की जो अपनी एक आइडेंटिटी थी अलग से कल्चर की, वो अब बाकी नहीं रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था इसी वीडियो में आपको कि सारे कल्चर आपस में मिक्स हो गए हैं। आप अगर देखेंगे तो हम दूसरे देशों के त्यौहार भी मनाने लगे हैं, उनके कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, वही खाना भी खाने लगे हैं, उस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो पहनने लगे हैं। तो इससे जो सारा कल्चर है वर्ल्ड का, वो आपस में मिक्स हो गया है और किसी भी कल्चर की यूनिकनेस नहीं बची है। यंग जनरेशन इज मेड फॉर वेस्टर्न प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। क्रिटिक्स मीन्ड that the policy has also influenced the education system which has established dominance of English language. अब जितने भी क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि जो अपनी यंग जनरेशन है वो पूरी तरह से वेस्टर्न प्रोडक्ट्स और वेस्टर्न ब्रांड्स के लिए पागल हो चुकी है। बिल्कुल वो सिर्फ उसी को सुपीरियरिटी देती है, उन्हीं को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, उन्हीं को वो ज़्यादा अच्छा समझती है कि जितने भी वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो क्वालिटी वाइज कैसे भी हो, उन्हें लगता है कि वो अपने देश की बनी चीज़ों से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे हैं, उसे वो अपना स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं। ऐसे ही जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें बोलने वाले, उन्हें समझने वाले, उन्हें यूज़ करने वाले इंसानों को आजकल मतलब
इलिटरेट समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है कि उनमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं को ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा सभ्य माना जाने लगा है। तो जिसकी वजह से ये एक किसी भी देश की अपने पर्सनल कल्चर के लिए और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज अ डैश कंसेप्ट। ए मल्टीनेशनल, बी मल्टीडाइमेंशनल, सी मल्टीमीडिया, और डी ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज बी मल्टीडाइमेंशनल। नेक्स्ट, सेकेंड, many factors are responsible for the growth of dash. A globalization, B political theory, C both of these, या D none of these. And the correct answer is A globalization. Third, dash is the main factor for development of globalization. A political party, B parliament, C leaders, or D technology. And the correct answer is D technology. Fourth, what is the full form of WSF? A World Social Fund, B World Social Forum, C World School Fund, or D all of these. And the correct answer is B World Social Forum. Fifth, is 21st century the age of globalization? A yes, B no, C in some cases, या D only for small countries. And the correct answer is A, yes. Sixth, when was the first World Social Forum meeting organized? A, Mumbai, India in 2000, B, Dhaka, Bangladesh in 2000, C, Porto Alegre, Brazil in 2001, or D, Delhi, India in 2001. And the correct answer is C, Porto Alegre, Brazil in 2001. Seventh, when was the new economic policy adopted by India? And the options are A 1990, B 1991, C 1992, or D 1993. And the correct answer is B 1991. Eighth, where was fourth meeting of WSF held? A Dhaka, Bangladesh 2001, B Karachi, Pakistan 2002, C Mumbai, India 2004, or D none of these. And the correct answer is C Mumbai, India 2004. Ninth, globalization began in, and the options are A 1989, B 1990, C 1991, or D 1992. And the correct answer is C 1991. Next, 10th, what is meant by flows in relation to globalization? Options are A ideas, B capital, C commodities and people, or D all of these. And the correct answer is D all of these. 11th, what is protectionism? A to protect people from the violence, B to protect trade from the rulers, C to protect domestic producers and traders by limiting the import of foreign goods, या D none of these. And the correct answer is C to protect domestic producers and traders by limiting the import of foreign goods. 12th, in India, who are the indigenous peoples? Options are A Punjabi and Haryanvi, B Bengali and Rajasthani, C Nagas and Mizos, या D all of these. And the correct answer is C Nagas and Mizos. 13th, what is the meaning of indigenous peoples? Options are A people who moved from one place to another in search of food, B people who stayed at tribal areas, C people who belonged to coastal lands, or D people who belonged to a particular soil, means original inhabitants of a territory. And the correct answer is D people who belonged to a particular soil, means original inhabitants of a territory. Next, 14th, due to technology, whole world become a dash. A global village, B political party, C home of indigenous, या D all of these. And the correct answer is A global village.
15th, globalization is supported by A. Developing countries, B. Developed countries, C. Third world, or D. None of these. And the correct answer is B. Developed countries. 16th, due to globalization, multinational companies have entered in dash A. Developed countries, B. Developing countries, C. America, or D. India. And the correct answer is B. Developing countries. 17th, globalization is a concept that refers to a compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as a whole. Who said this? A. J.S. Mill, B. Mahatma Gandhi, C. Bill Gates, or D. Robertson. And the correct answer is D. Robertson. 18th, the international organizations like World Trade Organization frame rules and regulations for A. All countries, B. Developed countries, C. Developing countries, or D. None of these. And the correct answer is A. All countries. 19th, when was UN established? Options are A. 1940, B. 1942, C. 1945, or D. 1947. And the correct answer is C. 1945. Last 20th, what is the full form of IMF? And the options are A. Indian Military Foundation, B. India and Maldives Foundation, C. International Money Fund, or D. International Monetary Fund. And the correct answer is D. International Monetary Fund. Here we have completed our all MCQs and important notes of this chapter. Hope you like this video. Please like and share my video and subscribe my channel. Thanks for watching.